हेलो एंड वेलकम टू ओनली आईएएस। आज हमारे साथ हैं पवन गोयल, जिनकी रैंक है 131। पवन का ऑप्शनल है सोशियोलॉजी। हम बात करेंगे पवन से सोशियोलॉजी की तैयारी के बारे में और इस ऑप्शनल को पर्टिकुलरली चूज करने के पीछे क्या रीजंस होते हैं, किस तरीके से ये और भी आपके जीएस के सब्जेक्ट्स में आपको सपोर्ट करता है, चाहे वो ऐसे की बात करें या फिर जीएस 4 की या फिर जीएस 1 या जीएस 2 की। हर जगह पर सोशियोलॉजी काम आता है, ऐसा माना जाता है। हम देखेंगे, हम बात करेंगे इस बात में कितनी सच्चाई है और कितना इफेक्टिव होता है ये एज अ ऑप्शनल, और भी उनके सफर के बारे में, उनकी स्ट्रैटेजी के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। तो आइए हम आज का सेशन शुरू करते हैं। ह्यूमैनिटीज का सब्जेक्ट लेते हैं सोशियोलॉजी ऑप्शनल के लिए। तो ये कहाँ एक टर्न आता है, एक ट्विस्ट आता है एकदम से, उस चीज के बारे में मैं डिस्कस करना चाहूंगा। सर पहली चीज की मैंने सोशियोलॉजी इसलिए लिया क्योंकि मुझे एक तो कुछ नया पढ़ने का मन था। मतलब मैं इंजीनियरिंग 4 साल पढ़ चुका था और इनफैक्ट मुझे ज्यादा मजा आया नहीं था अपने कोर्स में, तो कुछ नया पढ़ना था। सेकेंडली सर मैंने देखा था सिलेबस मुझे इंटरेस्टिंग लगा, और ऊपर से लगा कि सोशियोलॉजी काफी हेल्प इसलिए करता है क्योंकि ऐसे में भी एक सोशल इशू पे आता ही ऐसे आपका, तो उसमें आपकी हेल्प होती है, प्लस जीएस 1 में हेल्प हो जाती है। तो सर ये रीजन थे कि मैंने सोशियोलॉजी लिया, मेजरली ये रीजन थे सर। जीएस 2 में भी कहीं ना कहीं वो कवर अप कर दिया होगा आपके लिए काफी ज्यादा। हाँ जी सर, तो काफी चीजें उसमें भी आपने हेल्प सीखी। करता है। जीएस 1 जीएस 2 ऐसे हर जगह ये काम आ रहा है, तो ऑप्शनल सही रहेगा। यस सर, ऑप्शनल सही रहेगा। प्लस मुझे ये भी बताया गया था इसमें कि काफी सारे थिंकर्स हैं, तो आपकी जो थिंकिंग की कैपेसिटी होती है, आपको एक वैरायटी ऑफ आइडियाज मिलते हैं सोशियोलॉजी आप पढ़ते हैं, तो आपकी थिंकिंग कैपेसिटी ग्रो होती है। और कहीं ना कहीं जैसे आप कह रहे थे, वो आपके हर आंसर में फिर रिफ्लेक्ट होने लगता है कि आपके थॉट प्रोसेस में भी वो, तो इस मतलब इसलिए सोशियोलॉजी ने काफी हेल्प किया मतलब मुझे इसमें। और थोड़ा और इलैबोरेट करके आप बताएंगे किस तरीके से, अगर एक पर्सन सोशियोलॉजी एज ऑप्शनल ले रहा है तो उसकी प्रिपरेशन कैसी होनी चाहिए, नोट्स मेकिंग और सोर्सेज अवेलेबल, वो सारी चीजें थोड़ा हम जानना चाहेंगे आपसे। सर पहली बात यह है कि सोशियोलॉजी का पेपर काफी अप्लाइड आने लगे कुछ 2-3 सालों से, तो मतलब आपके कंसेप्ट पे आपका सबसे ज्यादा ध्यान होना चाहिए कि अगर आपके फंडामेंटल स्ट्रांग है तो फिर आप कोई भी क्वेश्चन कैसे भी घुमा दे वो आप उसे सही से आंसर कर पाएंगे। तो इसलिए जैसे इग्नू का मटेरियल हो गया, अगर आप बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं तो मैं यही कहूँगा किसी को कि आप इग्नू का मटेरियल पढ़िए। उससे आपको थोड़ा सा ये एनसीईआरटी पढ़िए सोशियोलॉजी की जो 11th-12th की, उससे आपको थोड़ी सी फील आएगी सब्जेक्ट की। और अगर आपको लग रही है अच्छे तभी सोशियोलॉजी में जाइएगा, पहली चीज। दूसरी चीज सर कि अगर आपके जब एक फंडामेंटल्स क्लियर हो जाते हैं तो उसके बाद यूट्यूब पे वीडियोस है या बुक्स है, जैसे नितिन सांगवान करके एक बुक है, आप वो पढ़ सकते हैं। ये बहुत सारी और भी बुक है, जैसे हरलम्बस हो गई, रिट्जर हो गई। तो सर ये सारी बुक्स है जो बेसिक सोर्सेज है, आपको नेट पे भी मिल जाएगी। मतलब इनफैक्ट एक स्टैंडर्ड लिस्ट ऑफ बुक है, जैसे लक्ष्मीकांत है पॉलिटी के लिए, वैसे ये भी किताब है सोशियोलॉजी के लिए। तो अगर ये किताबें कोई पढ़ेगा, बेसिक किताबें, और फंडामेंटल्स पे फोकस रहेगा। ऊपर से सर जैसे मैंने कहा था कि अप्लाइड क्वेश्चन आते हैं, जैसे सोशियोलॉजी एंड डिमोनेटाइजेशन से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था इस बार, तो आपको कहीं पे बुक नहीं मिलेगा, बुक में कहीं पे नहीं मिलेगा आपको। तो आपका काम है जो भी थ्योरी पढ़ रहे हैं आप उसे अप्लाई कर सके। और अप्लाई आप कैसे करेंगे, आपको एग्जाम्पल मिल जाए कोई न्यूज़पेपर से, आप उठा सकते हैं। आप जब भी आप न्यूज़पेपर पढ़िए, कोई भी आप देखिए कि अच्छा मैं इसमें सोशियोलॉजी कैसे अप्लाई कर सकता हूँ, तो आपको ऐसे उसका अप्रोच रखनी चाहिए कि बेसिक बुक्स जो आपका स्टैटिक पार्ट थ्योरी कवर करेगा, सेकंड न्यूज़पेपर से आप करंट अफेयर्स उठाएंगे जिससे आप एग्जाम्पल डाल सके, और तीसरा पार्ट सर ये कि पेपर 1 और पेपर 2 है। जैसे पेपर 1 हमारा जनरल सोशियोलॉजी के अलग अलग थ्योरीज है, उसमें वेस्टर्न थिंकर्स है पेपर 1 में, और पेपर 2 में इंडियन थिंकर्स और इंडियन कॉन्टेक्स्ट में सोशियोलॉजी है। तो हम उनको साइलोज में नहीं हमें पढ़ना, उन्हें हमें उनको एक दूसरे में यूज करना है। फॉर एग्जाम्पल आप पेपर 2 के थिंकर पेपर 1 में यूज कर सकते हैं और पेपर 1 के थिंकर पेपर 2 में यूज कर सकते हैं। तो सर ये थी जनरल अप्रोच सोशियोलॉजी के लिए। सर आंसर राइटिंग पे बहुत फोकस करना है। मतलब ऐसे में किस तरीके से सोशियोलॉजी की जो तैयारी है उसने ऐसे में कैसे आपको एक एज दिया? सर सोशियोलॉजी की तैयारी नहीं, मैं ऐसे में इसलिए एज दिया क्योंकि जैसे मैंने कहा था कि अलग अलग थिंकर्स पढ़ते हैं, तो आप ऐसे में क्या चाहते हैं, आपके ऐसे में आपके पास मल्टीपल पॉइंट्स होने चाहिए, मल्टीपल डायमेंशन होना चाहिए, मल्टीफैसेटेड होना चाहिए आपके ऐसे। तो कैसे होगा वो कि मान लीजिए कोई फिलोसफिकल ऐसे हो गया आपके पास, ठीक है, तो आप अलग अलग थिंकर्स पढ़े, आप अलग अलग थिंकर्स को कोट कर सकते हैं। मान लिया आपने कार्ल मार्क्स को कोट किया जो कम्युनिज्म की बात करता है, सोशलिज्म की बात करता है, वही आप कैपिटलिज्म में किसी और को कोट कर सकते हैं, आप एडम स्मिथ को कोट कर सकते हैं या मैक्स वेबर को कोट कर सकते हैं। तो ऐसे आप अलग अलग डायमेंशन दे सकते हैं अपने इससे, कि आंसर में उससे ज्यादा डाइवर्स बना सकते हैं। सेकेंडली सर चीज है कि आपकी एनालाइज करने की जो कैपेसिटी होती है वो सोशियोलॉजी कहीं ना कहीं एक्सपैंड कर देता है, कि आप उसे अलग, आप रिलीजन का एस्पेक्ट डाल सकते हैं,
कास्ट का डाल सकते हैं, जेंडर का डाल सकते हैं आप। इनफैक्ट जेंडर तो ऑलमोस्ट आपको हर जगह ही आता है। तो मान लीजिए आप ऐसे में आप किसी फेमिनिस्ट थिंकर को कोट कर दे, अगर सिल्विया वॉल्बी या किसी भी और को कोट कर दे आप, तो उससे एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है एग्जामिनर पे और आपका ऐसे थोड़ा स्टैंड आउट करता है। एंड थर्डली सर, हमेशा कोई ना कोई एक ऐसे एक कम से कम एक सोशल इशू पे तो आता है, तो इनवेरिएबली जो आप पढ़ते हैं वो आपको हेल्प कर ही देता है उस ऐसे में लिखने में, तो आपको एज हो जाती है बाकी लोगों से जिन्होंने सोशियोलॉजी नहीं लिया एज एन ऑप्शनल। और क्या ये GS4 में भी आपको हेल्प करता है? हेल्प करता है, डेफिनेटली हेल्प करता है, क्योंकि GS4 में भी एक तो एक कि कॉमन सेंसिकल ज्यादा क्वेश्चन है। आप अब वही रट्टी रटाई चीजें नहीं लिख सकते कि अच्छा खाली बस डेफिनेशन लिख रहे हैं, कुछ लिख रहे हैं। जब आप सोशियोलॉजी में भी काफी एक एथिक्स का पार्ट आ जाता है, जब हम कास्ट के बारे में पढ़ते हैं, कम्युनलिज्म के बारे में पढ़ते हैं, जेंडर के बारे में पढ़ते हैं, रेस के बारे में पढ़ते हैं, तो कहीं ना कहीं उसमें भी एक एथिकल एस्पेक्ट है ही। और आप जब इन सारे जो मतलब थोड़ी मार्जिनलाइज ग्रुप है, अगर आप उनके बारे में लिखेंगे अपने एथिकल आंसर में, तो डेफिनेटली आपका आंसर और अच्छा आएगा। तो ये तो है सर, मतलब एथिक्स में भी हेल्प करता है। तो अगर मैं एक लाइन में सम अप करने का प्रयास करूं तो आप कह रहे हैं पहले आप बेसिक बुक्स पढ़ें, शुरुआत एनसीईआरटीज और बुक्स से करें, और उसके साथ न्यूज़पेपर को उससे कंबाइन करके पढ़ें, एक ऑर्गेनिक रिलेशनशिप एस्टैब्लिश कर लें। यस सर, एग्जैक्टली सर। तो उससे हमारा सोशियोलॉजी अच्छे खासे तगड़े तरीके से तैयार हो सकता है। ये करने का जब आप देखेंगे न्यूज़पेपर पढ़ के कि अच्छा अपनी सोशियोलॉजी की थ्योरेटिकल नॉलेज कैसे से यूज कर सकता हूँ इसमें, तो आपकी प्रैक्टिकल थिंकिंग इंप्रूव होगी। सोशियोलॉजी सोचने की आपकी जो कैपेसिटी वो इंक्रीज होगी, और आपको मजा भी सब्जेक्ट में आएगा। क्योंकि अगर हम खाली थ्योरेटिकल पढ़े, अच्छा इस थिंकर ने ये बोला, ठीक है, तो इतना मजा नहीं आता। पर जब आप देखिए अच्छा इस थिंकर ने जो बोला 200 साल पहले बोला, वो कैसे सच हो रहा है इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में, तो आपको अपने आप ही सब्जेक्ट से मजा आने लगेगा। पहली बात, सबसे पहले सिलेबस कंप्लीट करना चाहिए कि थोड़ा कंसिडरेबल नॉलेज होनी चाहिए सब्जेक्ट की। तो एक बार हमारे पास वो बेसिक नॉलेज हो, उसके बाद हम आंसर राइटिंग स्टार्ट करें, क्योंकि उसके बिना अगर हम करेंगे तो हम जस्टिस नहीं कर पाएंगे। सेकेंडली सर, जब बेसिक नॉलेज कलेक्ट हो जाए, तो फिर जैसे मैंने आपको कहा था अप्लाइड क्वेश्चंस आते हैं आजकल बहुत सारे, तो उनको कैसे आंसर करना है हमारे दिमाग में आते ही नहीं कि अच्छे से अप्रोच कैसे करें। तो इसके लिए हम क्या करें, सोशियोलॉजी का सिलेबस उठाए, और जो भी चैप्टर है, माने रिलीजन का एक चैप्टर है आपके पास, एक कास्ट का है, जेंडर का है, किसी थिंकर का चैप्टर है, जो भी आपके चैप्टर्स की हेडिंग और सब हेडिंग है सिलेबस की आपकी, वही आप उनको सोचिए कि अच्छा इन हेडिंग से सब हेडिंग को मैं अपने आंसर में कैसे इनकॉर्पोरेट कर सकता हूँ। तो वही एक तरीका है कि क्योंकि ऑब्वियसली क्वेश्चन एट द एंड ऑफ द डे सिलेबस ही आएगा, उसके बाहर से तो आएगा नहीं। तो फिर मतलब अगर सिलेबस से ही आएगा क्वेश्चन, तो आंसर भी सिलेबस से ही मिलेगा आपको। तो इसलिए सिलेबस को याद करना बहुत जरूरी है। ये आपको बिल्कुल याद होना चाहिए सिलेबस। आपने सिलेबस याद कर लिया और बेसिक अंडरस्टैंडिंग कर ली, तो उसके बाद आपके पास कुछ बचेगा नहीं। उसके बाद आपको बस खाली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करने की जरूरत है। जितनी प्रैक्टिस करेगी आपकी स्पीड इंप्रूव होगी, आपका थॉट प्रोसेस उतना ही फास्ट होगा। तो सर यही अप्रोच है मतलब इसकी भी। सबसे पहले सिलेबस, उसके बाद यस बेसिक सर। बुक और फिर न्यूज़पेपर, यस सर। ये तीनों पार्टियों को हमें मिलाना पड़ेगा, तभी सोशियोलॉजी बढ़िया तरीके से हम कर सकते हैं। हाँ जी सर। अब पवन, इससे बात आती है कि आप देखते हैं यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस हैं, बहुत सारे ऐसे वीडियोस हैं जिनमें स्ट्रैटेजीज डिस्कस की जाती हैं। आप इस तरीके से पढ़िए, आप उस तरीके से पढ़िए, आप ये पढ़िए, ये मत पढ़िए। कितना फर्क है यूट्यूब के एक वीडियो की स्ट्रैटेजी में और रियल लाइफ में कोई स्ट्रैटेजी फॉलो करने में? सर देखिए, फर्क तो है ही, मतलब क्योंकि बोलना आसान होता है, ठीक, इट इज इजियर टू वॉक बट इट्स मोर डिफिकल्ट, इट इज इजियर टू टॉक बट डिफिकल्ट टू वॉक वाली चीज है ये। कि ठीक है, अब मैं भी बोल दूं आपको कि अच्छा ठीक है, आप न्यूज़पेपर पढ़ लीजिए, सिलेबस कर लीजिए, ये सब कर लीजिए, पर जब उसे आप इम्प्लीमेंट करने उतरेंगे तब आपको पता चलेगा। कभी कई बार फ्रस्ट्रेशन होती है कि अच्छा क्यों नहीं हो रहा है ये कभी आपके मार्क्स कम आ रहे हैं टेस्ट सीरीज में, तो कहीं ना कहीं आप कहीं भी डिमोटिवेट होते हैं कि यार ये क्यों हो रहा है। तो खुद को पॉजिटिव रखने की जरूरत है सर। और एक बार आप में किसी की ब्लाइंडली मत फॉलो करिए। इनफैक्ट जो मैं बता रहा हूँ उसको भी कोई ब्लाइंडली ना फॉलो करे। आप देखिए कि आपके लिए क्या सही है, आप हिट एंड ट्रायल कीजिए, देखिए कि अच्छा कौन सी स्ट्रैटेजी आपको सूट कर रही है, उसके बाद ही आप करिएगा। तो ऐसा हो सकता है कि कोई स्ट्रैटेजी किसी टॉपर के लिए अच्छी करी, बट आपके लिए वो सूटेबल ना हो, तो ब्लाइंडली मत फॉलो कीजिएगा मतलब। और जो भी चीज अच्छी लगी वो अलग अलग जगह से उठाते रहिए बस। पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। हाँ जी। इससे बात आती है, आपने मुझे इतना सारा बताया, नोट मेकिंग्स के बारे में बताइए। बहुत ज्यादा लेंदी हो जाता है, पूरा जो सिलेबस है आप जानते हैं, एवरीथिंग अंडर द स्काई इज आस्क्ड, जनरली ऐसा कहा जाता है। तो हम कैसे कंसोलिडेट करें उस चीज को ताकि रिवीजन में कम समय लगे और बढ़िया आंसर्स लिख पाए?
सर इसके लिए क्या कीजिए कि जो भी सिलेबस है आप उसके टॉपिक उठा लीजिए और हर टॉपिक पे आपको 2-3 पेजेस के नोट्स होने चाहिए। तो मान लीजिए जैसे मेरी अप्रोच क्या होती थी जीएस में, कुछ भी है, मान लीजिए लेबर के ऊपर है, लेबर रिफॉर्म्स, तो मैं 2 पेजेस के नोट बनाता तो उन्हें डिवाइड करता था। पहली सब हेडिंग होती थी फैक्ट्स मेरी, कि कुछ भी फैक्ट्स है मेरे पास कि अच्छा चलो ठीक है कि नीति आयोग की कोई रिपोर्ट कहती है विच सेज दैट 90% ऑफ लेबर इज एम्प्लॉयड इन इनफॉर्मल सेक्टर। ठीक है, तो आपने 1-2 फैक्ट्स कलेक्ट कर लिए उस पर। दूसरी सब हेडिंग होती थी चैलेंजेस, कि अच्छा क्या चैलेंजेस है लेबर रिफॉर्म के साथ, ये लेबर लॉज के साथ, आजकल की मल्टीप्लिसिटी ऑफ लॉज है। ठीक है, तीसरा होता था सर कि गवर्नमेंट ने क्या स्टेप्स लिए हैं ये। ठीक है, तो आप उसमें बता सकते हैं कि अच्छा कि अभी वेज कोड आ गया या बाकी चीजें आ गई है। फोर्थ होता था सब हेडिंग की वे फॉरवर्ड, कि अच्छा हम आगे और क्या कर सकते हैं इसमें। एंड फाइनली सर कंक्लूजन। तो मतलब मैं अपने हर टॉपिक को इन 5 सब हेडिंग्स में डिवाइड कर देता था, और हर एक में आप 4-5 पॉइंट्स इकट्ठा कर लीजिए, क्योंकि आपके पास मेंस में कितना टाइम होता है, आपके पास मुश्किल से 10 मिनट भी नहीं होते एक आंसर लिखने में, और आपको 2-3 पेज भरने होते हैं। तो हम ज्यादा पढ़ेंगे तो भी ये आपके पास ना टाइम होगा ना स्पेस होगी लिखने की। तो आप उतना ही लिखिए जितना आप रिटेन कर सके और आप रिप्रोड्यूस कर सके। तो मैं यही करता था सर, इससे नोट शॉर्ट भी रहते थे प्लस मुझे पॉइंट्स याद भी रहते थे। और नोट्स में सर एक चीज कहना चाहूंगा, कोशिश कीजिए कि जेनरिक चीजें ना लिखिए, मतलब कि लैक ऑफ पॉलिटिकल विल, ब्यूरोक्रेटिक रेटिज्म, मतलब वो तो आपको वैसे भी याद रहेगा, मतलब पर जो भी कोई आपने कोई स्पेसिफिक रिपोर्ट पढ़ी है, ठीक है, या मान लीजिए किसी ने अमर्त्य सेन ने कुछ कहा है, ये जो भी ऐसे जो यूनिक पॉइंट्स है वो लिखिएगा, क्योंकि उनको याद करने की जरूरत है, ये फैक्ट्स को याद करने की जरूरत है, तो वो लिखिएगा। तो ये इन जनरल अप्रोच होनी चाहिए, एंड सेम गोस फॉर सोशियोलॉजी एज वेल। रैंडम जो फिलर्स होते हैं हमें उनको अवॉइड करना चाहिए, जो जनरली मतलब क्लीशे लाइंस होती हैं। हाँ जी सर, क्योंकि अब वैसे भी आप वो लिखेंगे ही, मतलब उसको याद करने की जरूरत नहीं। अगर आपको कुछ नहीं आता आंसर में तो आप लिखेगी लैक ऑफ पॉलिटिकल विल, ब्यूरोक्रेटिक रेड टेपिज्म, बट फिर उसके उसकी वजह से आपका आंसर स्टैंड आउट नहीं करेगा बाकी लोगों से। पवन, आपकी जर्नी में लास्ट ईयर से, जो आपका कॉलेज का फाइनल ईयर था, फोर्थ ईयर इंजीनियरिंग के लिए, तो उस समय आपने शुरू किया यूपीएससी प्रिपरेशन। आज के समय अगर जो भी यंग एस्पिरेंट्स हैं जो अपने कॉलेज के फर्स्ट ईयर से या फिर 12th क्लास से भी मैंने देखा है काफी ज्यादा इंटरेस्ट शो कर रहे हैं, क्योंकि ये जो एक यूपीएससी का जो जुनून है ये एसएन बनर्जी के समय से चल रहा है जी। तो उस हिसाब से अगर देखें तो एनसीईआरटीज क्या रोल प्ले करती हैं बेसिक प्रिपरेशन में, फाउंडेशन में? सर एनसीईआरटी काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। मतलब नॉर्मली एनसीईआरटी के साथ प्रॉब्लम ये है कि या तो लोग उसे अंडर एस्टिमेट करते हैं या ओवर एस्टिमेट करते हैं, तो फिर दोनों में से कुछ मत करिए। तो एनसीईआरटीज आप पढ़िए तो जरूर, क्योंकि एनसीईआरटीज ही आपको बेस बनेगा। खासकर जैसे आप ज्योग्राफी देखते हैं तो ज्योग्राफी में 6 से लेकर 12th की एनसीईआरटी तो पढ़ना मस्ट है, स्पेशली 11th और 12th की, वो काफी इंपॉर्टेंट है। आप हिस्ट्री भी देखिए, मतलब ठीक है आप स्पेक्ट्रम पढ़िए या किसी को बिपिन चंद्र पढ़नी पढ़िए, पर जैसे प्रीलिम्स से क्वेश्चन देखेंगे, मुझे याद है कि पिछले साल भी 2-3 क्वेश्चन डायरेक्ट वर्बैटम एनसीईआरटी से आए थे हिस्ट्री के। ठीक है, तो वो जरूर पढ़िए। सेम गोज फॉर अदर सब्जेक्ट ऑल्सो, बट ये भी मत करिए ओवर एस्टिमेट करके कि बस अब तो मैंने एनसीईआरटी पढ़ लिया अब तो हो गया, मतलब वो भी नहीं है। तो उसके साथ आपको जैसे मान लो पॉलिटी की खाली एनसीईआरटी पढ़ के नहीं होगा, आपको लक्ष्मीकांत करनी पड़ेगी। वैसे आर्ट एंड कल्चर की या फाइन आर्ट्स की एनसीईआरटी जरूर पढ़िए, बट उसके साथ नितिन सिंघानिया की भी कुछ जो बुक के कुछ पढ़ लीजिए आप चैप्टर्स, मतलब तो ऐसे करना है सर। मतलब एनसीईआरटीज आर वेरी इंपॉर्टेंट बट दे आर नॉट सफिशिएंट इन सम केसेस, इन शॉर्ट। तो एक होलिस्टिक अप्रोच जिसमें एनसीईआरटीज को भी इक्वल वेटेज देना है, ऐसा भी नहीं कि अगर या तो उसको सेकंड क्लास सिटीजन समझे या फिर उसको आप टॉप क्लास समझे। अब इससे बात आती है जो आपके मॉक टेस्ट हैं, प्रीलिम्स की हम बात करें अगर, तो मॉक टेस्ट हो गए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है। ये जनरली कहा जाता है कि आपको मॉक टेस्ट बहुत सारे लगाने हैं, 50-50 60-60 मॉक टेस्ट लगा लीजिए तो आपका प्रीलिम्स हो जाएगा। इस तरीके के मिथ्स हैं, तो आप इसके बारे में बताइए, मॉक टेस्ट का कितना रोल है? सर मॉक टेस्ट इंपॉर्टेंट तो है, मतलब क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे, मतलब मैंने जितने भी दोस्तों से बात करी, जब हम प्रीलिम्स देते हैं खासकर, तो किसी को भी 40 से ज्यादा क्वेश्चन नहीं पता होते, 40 मैक्सिमम 45 समझ लीजिए, 45। सो दैट ट्रांसलेट्स टू 80 to 90 मार्क्स। बट इफ यू सी कट ऑफ जाती है अराउंड 100-105, तो मतलब किसी ने कितनी भी तैयारी करी हो उसे गेस तो करना पड़ेगा। अब आपकी कैसे आप इंटेलिजेंट गेस कर सकते हैं, कैसे आप ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हैं, वो तो आपको मॉक टेस्ट करके ही आएगा। तो मॉक टेस्ट देना काफी इंपॉर्टेंट है इस तरीके से। बट ये सोचना कि नहीं मॉक टेस्ट ही बस मैं कर लूं और हो जाएगा मेरा, मतलब वो गलत है। क्योंकि मतलब देयर इज नो सब्स्टिट्यूट फॉर बेसिक बुक्स। जैसे हम इससे पहले बात कर रहे थे कि एनसीईआरटी तो पढ़ी नहीं, आप सेकंड क्लास सिटीजन समझ रहे हो, वो मत करिए, एनसीईआरटी पढ़िए, बाकी होलिस्टिक अप्रोच करिए, बुक्स पढ़िए और फिर मॉक टेस्ट दीजिए। तो दोनों के कॉम्बिनेशन से ही होगा। और न्यूज़पेपर भी पढ़िए, मतलब करंट अफेयर्स के लिए।
तो मॉक टेस्ट आपको हेल्प करेंगे क्रैक करने में प्रीलिम्स, बट आपको खाली वो सफिशिएंट नहीं है, मतलब खाली आप उतना ही करें। सिमिलरली सर मैं कहना चाहूंगा मॉक टेस्ट तो आप कर ही रहे हैं, बट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर देखिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जब यूपीएससी के लिए पढ़ते हैं तो फिर वो आउट ऑफ ट्रैक चले जाते हैं। जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपको रियलाइज होगा कि अच्छा क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं, कुछ टॉपिक किस टॉपिक से ज्यादा आते हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली आप अपना टाइम डिवोट कीजिए, उस हिसाब से ये प्लान कीजिए जिससे आप मैक्सिमम बेनिफिट पा सके, मतलब मिनिमम इनपुट से। तो ये है सर। मतलब अगर आपको यूपीएससी तक पहुंचना है तो उसका मैप देख के जाएं, सिलेबस एज वेल एज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। यस सर, डेफिनेटली। अब इससे बात आती है कि बहुत से सब्जेक्ट्स ऐसे हैं, जैसे हम सेकंड सिटीजन या फिर सब स्टैंडर्ड सिटीजन की बात करें, उसी तरीके से कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स भी हैं जिनको हम कहीं ना कहीं थोड़ा सा हल्के में लेते हैं, थोड़ा इग्नोर करते हैं, कम फोकस देते हैं। तो आपको लगता है कि कुछ ऐसे स्कोरिंग सब्जेक्ट्स हैं जिनके साथ हम थोड़ा सा सौतेला व्यवहार करते हैं, सेकंड मदरली काइंड ऑफ स्टेप मदरली बिहेवियर होता है हमारा? ये सर वो कई बार होता है, और वो कब आता है, वो तब आता है जब आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ना देखे हो, क्योंकि तब आप जज ही नहीं कर पाते कि अच्छा कौन से टॉपिक को कितनी इंपॉर्टेंस देनी है। फॉर एग्जाम्पल मैं देखता हूँ कुछ लोगों को वो मिडिवल हिस्ट्री में लगे रहते हैं, वो पढ़ते रहते वो आते ही नहीं उतनी, ठीक है, बट वही होता है वो लोग इन्वायरमेंट को पढ़ते ही नहीं उतना, जबकि इन्वायरमेंट इतनी ज्यादा आती है। तो मतलब ऐसा नहीं है कि आपको कोई सब्जेक्ट पसंद आ रहा है तो आप ज्यादा पढ़ रहे हैं, कोई सब्जेक्ट पसंद नहीं आ रहा तो मैं पढ़ूंगा ही नहीं, वो या उसके साथ स्टेप मदरली ट्रीटमेंट कर रहे हैं। आपको फोकस होना चाहिए कि अच्छा जिस पार्ट के सिलेबस की जो जितना स्कोरिंग है, ठीक है, या जितना आप उसे मतलब जितना स्कोरिंग है, जितना वेटेज है उतनी आप उसको उतना ही ध्यान दीजिए। फॉर एग्जाम्पल सर मेंस में लोग इंटरनेशनल रिलेशंस पे उतना ध्यान नहीं देते, मतलब या तो जिनको पसंद होते हैं वो बहुत ही ज्यादा ध्यान दे देते, कुछ और पढ़ते ही नहीं वो क्योंकि इंटरेस्टिंग तो है इंटरनेशनल रिलेशन, या कुछ होते जो बिल्कुल ध्यान नहीं देते, जबकि आईआर बहुत ज्यादा स्कोरिंग है क्योंकि उसमें 3-4 कंट्रीज ही है, आपको उनके बेसिक्स पता हो तो आप आराम से स्कोर कर सकते हैं, उसमें ज्यादा घुमाने का ज्यादा है नहीं चांस। तो ये तो है सर। सिलेबस देखिए, वेटेज देखिए किसका कितना ज्यादा है, और देखिए कि आप कहाँ पे मैक्सिमाइज कर सकते हैं स्कोर, और उस दिन मैक्सिमाइज करने की कोशिश कीजिए। लो हैंगिंग फ्रूट को मत आप मिस करिएगा, क्योंकि फिर अगर आप उनमें आप मिस करने लगे तो कंपटीशन में इतना कम है। जैसे आप देखिए कि अगर किसी को आईपीएस मिलता है फाइनली या आईएएस मिलता है, जो लिस्ट में जो आखिरी बंदा होता है उसमें खाली 20-25 नंबर का डिफरेंस होता है, और कंपटीशन बहुत कट थ्रोट होते हैं उन्हीं 20-25 नंबरों के लिए। तो अगर आपने इन लो हैंगिंग फ्रूट से जो बहुत स्कोरिंग पार्ट है सिलेबस का, जिसमें सब लोग मार्क्स ला रहे हैं, अगर आपने वहां पे गलती कर दी फिर तो मतलब मुश्किल हो जाएगी आपके लिए। तो किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट से आप किसी से दिल नहीं लगाना, हाँ सबको बराबरी से आप इंपॉर्टेंस दें, फोकस दें। हाँ सर, आर्टिकल 14 ही है सर, राइट टू इक्वालिटी एकदम। जी हाँ, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अब प्रीलिम्स के बाद हम बढ़ते हैं मेंस की तरफ। तो मेंस में 90 डेज का समय मिलता है। यस सर। वो जैसे चक दे इंडिया में 70 मिनट, उसी तरीके से यहाँ 90 दिन। तो हाँ जी 90 सर। दिन में हमें पढ़ना बहुत सारा है। देयर आर प्लेथोरा ऑफ इंफॉर्मेशन टू बी कलेक्टेड एंड कंपाइल्ड। उस सिचुएशन में कैसे आप बढ़ते हैं मंथ बाय मंथ? क्या होता है आपका अप्रोच? सर जैसे एक तो मतलब जैसे आप इससे पहले जो क्वेश्चन आप पूछ रहे थे कि हम नॉर्मली जो स्कोरिंग सब्जेक्ट होते हैं इग्नोर करते हैं, तो इसमें सर सबसे नंबर 1 पायदान पे आते हैं ऐसे, क्योंकि ऐसे पे मतलब आप आराम से 150 लोग स्कोर करते हैं हाईएस्ट, अगर हम देखेंगे 150 160, तो जबकि जीएस में 110 लाने में 120 लाना बहुत मुश्किल होता है। तो आई से कि जो 90 दिन है उसमें कम से कम आप ऐसा करिए 9 ऐसे तो लिख लीजिए, मतलब 10 दिन में। पहली चीज आप उससे इग्नोर मत कीजिएगा। दूसरी चीज है GS4 होता है, GS4 में भी काफी आप स्कोर कर सकते हैं, काफी वेरिएशन आ सकता है अगर आप उसके लिए अच्छे से प्रिपेयर्ड है। तो 90 दिन में आप ऐसा भी मत कीजिएगा कि खाली 3 GS के पेपर पढ़ रहे हैं और अपना ऑप्शनल कर रहे हैं, तो GS4 पे जरूर ध्यान दीजिएगा। और मैंने इसलिए पहले बोला कि नॉर्मली लोग ने निगलेक्ट करने की कोशिश करते हैं जबकि बहुत स्कोरिंग होते हैं। अब सर जो बाकी हिस्से में जब हम आते हैं तो ऑप्शनल बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, क्योंकि अगेन ऑप्शनल में हम देखते हैं कि अगर 300 भी मार्क्स इसी के आते हैं आउट ऑफ 500, दैट इज 60%। तो आधा दिन तो आप ऐसा कीजिए कम से कम आप ऑप्शनल को दीजिए, और बाकी आधा दिन आप कर सकते हैं, आप किसी एक जीएस के ऊपर आप फोकस कर सकते हैं, बी इट GS1, GS2 और GS3। और सर जैसे आपने कहा कि 90 डेज बहुत कम है, तो इसमें प्रायोरिटाइज करने की जरूरत है। टू गिव एन एग्जांपल, वर्ल्ड हिस्ट्री है, वर्ल्ड हिस्ट्री पे एक क्वेश्चन आता है बस, और वो क्वेश्चन या तो बहुत आसान होता है या बहुत मुश्किल होता है। बहुत आसान जैसे इस बार फ्रेंच रेवोल्यूशन और अमेरिकन रेवोल्यूशन के ऊपर आया था, तो आपको इतनी वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़नी है, बस आप 2-3 दिन दीजिए वर्ल्ड हिस्ट्री को, इतना पढ़ लीजिए कि जो इतने आसान क्वेश्चन है ना वो ना मिस हो, फ्रेंच रेवोल्यूशन और अमेरिकन रेवोल्यूशन जैसे। क्योंकि इसके बाद बहुत टफ क्वेश्चन आते हैं, जैसे डीकोलोनाइजेशन ऑफ मलय पेनिनसुला, वो किसी को नहीं पता होता मलय पेनिनसुला का कैसे डीकोलोनाइजेशन हुआ था, टू बी ऑनेस्ट।
तो फिर वो आपका जो आउटपुट बाय इनपुट रेशियो बहुत कम हो जाता है उसमें। तो सर दूसरी चीज आती है पोस्ट इंडिपेंडेंस, उसमें भी सर हार्डली कभी आते हैं, मेरे ख्याल से 2014-15 में के बाद एक भी क्वेश्चन नहीं आया है। तो इन सब को आप देखेंगे, अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप डिसाइड कर लीजिए, अच्छा ये लो वेटेज वाले तो आप इनको 2 दिन 1 दिन दे सकते हैं क्योंकि 90 डेज का टाइम कम है। और बाकी फोकस आपको कैसे करना है, जैसे GS1 है, GS1 में बहुत चीजें होती है, हमारी मॉडर्न हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, ज्योग्राफी, सोशोलॉजी, सोसाइटी वाला पार्ट। पर आप देखिए कि 50% GS1 में देखा तो वो तो ज्योग्राफी है। तो 2 प्रीलिम्स में ज्योग्राफी उतना नहीं आता, बट मेंस में ज्योग्राफी बहुत आता है GS1 में। तो फिर आप ज्योग्राफी पे ज्यादा ध्यान दीजिए। और आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे तो आपको पता चलेगा ज्योग्राफी के क्वेश्चन कैसे होते हैं, मैंग्रोव्स के ऊपर इम्पैक्ट, कोरल रीफ्स पे इम्पैक्ट। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन को प्रिपेयर करके जाइए। सिमिलरली GS2 के लिए सर कि इंटरनेशनल रिलेशन बहुत स्कोरिंग है, आप उसको कीजिए। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे पॉलिटी के, आपको पता चलेगा अच्छा स्टैटिक क्वेश्चन तो पूछते, तो लक्ष्मीकांत दोबारा पढ़नी तो पड़ेगी एक बार। ये नहीं कि प्रीलिम्स में हो गया तो एक बार रख दिया आपने अंदर उठा के कि अब नहीं पढ़ेंगे। तो ये है सर। और सिमिलरली GS3 जो मिसलेनियस है हमारा, उसमें दुनिया भर की हर चीज, इकोनॉमी, एग्रीकल्चर। तो जैसे मैंने पहले कहा था सर, एक एक पेज की नोट्स तैयार कर लीजिए, जो भी करंट अफेयर्स की स्पेशली है, करंट अफेयर ओरिएंटेड टॉपिक्स, उनकी नोट्स आपके पास होना बहुत जरूरी है क्योंकि GS3 मतलब कंप्लीटली डायनेमिक है। इन्वायरमेंट, सिक्योरिटी, साइंस एंड टेक, डिजास्टर मैनेजमेंट, तो इन सब चीज के आप नोट्स प्रिपेयर करिए, उनको ही आप रिवाइज करिए, तो आपका यहाँ से प्रिपरेशन हो जाएगी। प्लस आंसर राइटिंग पे जरूर ध्यान दीजिए क्योंकि सर मेंस में ना अगर एक चीज का टेस्ट है वो, तो ये टेस्ट है कि आप 3 घंटे में ना कौन इंसान 20 एवरेज आंसर लिख सकता है। जिसने 20 एवरेज आंसर लिख दिए वो मेंस में अच्छा करेगा ही करेगा। और उसके लिए आपको क्या, आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है कि अच्छा कि मैं 7 या 10 मिनट में कैसे आंसर्स को लिख सकता हूँ मैं, और कैसे मैं पेपर को कंप्लीट कर सकता हूँ, क्योंकि इनिशियली जब आप लिखना चालू करेंगे तो पेपर ही नहीं कंप्लीट होता। तो इसलिए आंसर राइटिंग बहुत जरूरी है इनके अलावा। तो सर यही है, मतलब कि सिलेबस देखिए, शॉर्ट में बोलूँ तो सिलेबस देखिए, नोट्स बनाइए, आंसर राइटिंग कीजिए और प्रायोरिटाइज कीजिए अकॉर्डिंग टू वेटेज। तो ये 4 चीजें हैं। आपने आंसर राइटिंग बोल के एक पेंडोरा बॉक्स खोल दिया। वो इसीलिए क्योंकि आप देखते हैं जो नए एस्पिरेंट्स हैं उनमें एक मिथ होता है, वो ऐसा सोचते हैं कि हम तैयारी के पहले दिन से ही आंसर राइटिंग पे काम करने लगेंगे तब जाके हम एक्सेल कर पाएंगे। आप क्या सोचते हैं, शुड द आंसर बी रिटन फ्रॉम डे वन इटसेल्फ? सर एक्चुअली आई वाज आल्सो विक्टिम ऑफ दिस मिथ। मैंने भी कोशिश की थी पहले दिन आंसर लिखने की एंड आई फेल्ड मिजरेबली। ठीक है, तो फिर इट विल नॉट हेल्प। मतलब आपको बेसिकली कुछ तो नॉलेज होने की जरूरत है। मतलब जब मैं आपको कह रहा हूँ आंसर राइटिंग कीजिए, तो मैं प्रीलिम्स और मेंस के बीच की बात कर रहा हूँ मैं। बट प्रीलिम्स से पहले आपने इतना सब कुछ आपको पढ़ना तो जरूरी है। आप पहले दिन से आंसर राइटिंग कभी कर ही नहीं सकते। आप पहले नॉलेज इकट्ठा कीजिए और उसके बाद ही आप करिए आंसर राइटिंग। मतलब 2 एक्सट्रीम होते हैं लोगों के, या तो मैं पहले दिन से आंसर राइटिंग करूंगा, या जब मेरा सिलेबस कंप्लीट होगा उसके बाद मैं आंसर राइटिंग चालू करूंगा। आपका सिलेबस कभी कंप्लीट नहीं होने वाला यूपीएससी का, ये आप लिख के रख लीजिए। ठीक है, तो आप कम से कम 3-4 महीने पढ़िए, कंफर्टेबल होइए एक सब्जेक्ट में, और उसके बाद उसकी आंसर राइटिंग धीरे धीरे करके चालू कीजिए। मतलब 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन कीजिए, ऐसे बिल्डअप कीजिए ग्रेजुअली, ना कि पहले दिन से। ओके, मतलब पहला दिन नहीं है, यू कैन नॉट लॉक योर हॉर्न्स विद आंसर राइटिंग ऑन द फर्स्ट डे इटसेल्फ। यस सर, एकदम। अब इससे बात आती है, आपने कहा कि सिलेबस कभी कंप्लीट नहीं होता है जनरली, लेकिन एक इफेक्टिव पार्ट ऑफ द सिलेबस कंप्लीट हो सकता है इन द गिवन टाइम। यस सर। आपके हिसाब से वो गिवन टाइम की वैल्यू क्या है? व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ दैट गिवन टाइम? सर आई थिंक सो 1 साल काफी है। मतलब अगर कोई सिंसियरली तैयारी करे तो 1 साल में वो काफी हद तक सिलेबस कंप्लीट कर सकता है। और उसके बाद मतलब आपको ऐसा नहीं होगा, आपने 1 साल सिंसियरली पढ़ा तो आपको लगेगा ओह मेरे पार्ट छूट गया या मैं ये नहीं कर पाया। उसके बाद बाकी के अटेम्प्ट्स में सर वैल्यू एडिशन ही होता है, रहता है चीजों का कि अच्छा आप और प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप और आंसर लिख रहे हैं या वैल्यू ऐड कर रहे हैं, बस वो चीजें रहता है। बट बेसिक्स आप सारे कवर हो जाते हैं, ये न्यूज़पेपर रीडिंग बचती है बस उसके बाद। तो रिगार्डलेस ऑफ लाइक सब्जेक्टिविटीज ऑफ फाउंडेशंस के, कोई स्टूडेंट का फाउंडेशन स्ट्रांग है, वीक है, अगर आप 1 साल देते हैं तो यू कैन प्रिपेयर इट वेरी वेल। यस सर, आप अब मतलब प्रीलिम से 1 साल दीजिए, हो जी, जाएगी तैयारी। 4 अक्टूबर को प्रीलिम्स है, आप जानते हैं। यस सर। सिचुएशन ऐसी है कि आप देख रहे हैं कोविड के टाइम में एक प्रेशर भी है, आप देख रहे हैं पेंडेमिक है, लोग बीमार हो रहे हैं, डर भी होता है कहीं आप इफेक्ट ना हो जाएं। तो ये सारी चीजों को कैसे कैसे बैलेंस करके हम प्रीलिम्स की तरफ बढ़े, किस तरीके से तैयारी रखनी चाहिए? सर सबसे पहली चीज कि अपनी मेंटल हेल्थ का ध्यान रखना है।
क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कि अब सब लोग अपने कमरे में बंद है, घर में बंद है, बाहर नहीं निकल पा रहे हम लोग, या कुछ लोग लव्ड वन से दूर है, अगर आप लोग अकेले रह रहे तो सबसे पहले अपनी मेंटल हेल्थ का ध्यान रखिए, ज्यादा स्ट्रेस मत लीजिए, ज्यादा टेंशन मत लीजिए, और अगर आप लोनली फील करें तो किसी से कांटेक्ट कीजिए, बात कीजिए, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। दूसरी चीज है सर कि अभी आप सब लोग प्रीलिम से फोकस करें, ठीक है, जो भी आपके नोट्स बना रखे हैं आपने उनको पढ़िए, कुछ भी नया मत कीजिए, आपको कोई टेस्ट सीरीज करनी है आप वो करिए, और उसके साथ साथ मैं ये कहूँगा सर, जो भी आपके फैमिली है, रिलेटिव्स है, फ्रेंड्स है, उनसे कांटेक्ट में जरूर रहिए, थोड़ी देर के लिए, 15 मिनट के लिए, 20 मिनट से बात जरूर कीजिएगा, उससे आपको मॉरल सपोर्ट बहुत ज्यादा मिलेगा और अकेलापन नहीं महसूस होगा जो कोरोना वायरस के समय है। और यही बोलूंगा सर कि जैसे जो ह्यूमैनिटी है, मतलब अगर आप ह्यूमन एवोल्यूशन को देखेंगे तो सर्टेनिटी ह्यूमन लाइफ में बस 100-200 साल में आई है, पोस्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के टाइम में, उससे पहले हम सबकी अनसर्टेन लाइफ होती थी ह्यूमैनिटी की, तो ह्यूमन एवोल्यूशन इज विद देम, ठीक है। ह्यूमैनिटी ने हमेशा अनसर्टेनिटी के साथ डील किया है और हमेशा एक्सेल किया अनसर्टेनिटी के साथ डील करने के, तो जो भी एस्पिरेंट सुन रहे हैं वो भी एक्सेल करेंगे इस अनसर्टेनिटी के साथ डील करने में। बस खुद पे फेथ रखिए और पॉजिटिव रहिए, सबसे ज्यादा जरूरी है, और फोकस रहिए प्रिपरेशन में, क्योंकि मैं जानता हूँ कुछ लोगों की उनकी तैयारी थोड़ी डिरेल हो गई है कोरोना वायरस पैंडेमिक की वजह से, लॉकडाउन की वजह से, तो खुद को मतलब अब फाइनल आप लैब पे है तो गो ऑल आउट एंड बी पॉजिटिव। ओके, दैट मींस इट्स अ कॉल फॉर स्ट्रेसिंग ऑल द एसिड्स। यस। आप कुछ ट्रिक्स या टिप्स जो आप जनरली रिविजन्स में यूज करते हैं, कैसे एकदम से 15 दिन या महीने भर में पूरा जो सिलेबस है एकदम आप कंसोलिडेट कर पाए, वो आप शेयर करिए। किस तरीके की टिप्स या ट्रिक्स आप फॉलो करते हैं रिवीजन के लिए? सर उसके लिए यही है कि आपने जो भी नोट्स बनाए हैं, ठीक है, सबसे पहले उन्हें कर दिए, और मैं नोट्स में क्या करता था सर, मैं हाईलाइट करता रहता था, तो फिर नोट्स भी आप पूरे मत रिवाइज करिए, आपकी धीरे धीरे ना नोट्स भी छोटे होते रह गए। आपने नोट्स बहुत बड़े बनाए, मान लीजिए आपने रेड पेन से हाईलाइट कर लिया जो आपको इंपॉर्टेंट लगा फर्स्ट रिवीजन के बाद, तो आपने वही पढ़ा बस, उसके बाद सेकेंड रिवीजन में आप उसे हाईलाइट कर दीजिए जो भी आपको उसमें से भी इंपॉर्टेंट लगा, तो धीरे धीरे करके आपके नोट्स छोटे होते जाएंगे, तो विद इन अ वेरी लेस स्पैन ऑफ टाइम आप उसे कर पाएंगे, हफ्ते 2 दिन में। तो आप ये सर बार बार मल्टीपल रिवीजन आपको हेल्प करेगा नोट्स में, मतलब ए क्या इंपॉर्टेंट है, आप क्या चीज भूल रहे हैं वो आइडेंटिफाई करने में, एंड बी जब आप बार बार पढ़ेंगे ना सर तो आपकी आपकी मेमोरी में छप जाएगा कि अच्छा कि लक्ष्मीकांत में सो एंड सो पेज पे इस इधर ये चीज मेंशन थी, तो वो हो जाएगा वो अपने आप ही, मतलब वो मल्टीपल रिवीजन से ही आएगा सर, उसको और कोई ऐसे कोई शॉर्टकट नहीं है मतलब करने के लिए सर। ये कि जैसे कुछ ऐसी चीजें होती है जो बहुत ज्यादा रोट लर्निंग की होती है, जैसे नेशनल पार्क हर साल आता है, नेशनल पार्क कौन सी कोई स्टेट में है, ये कोई बायोस्फीयर रिजर्व पूछ लेंगे, पिछली बार शायद अगस्त्य मलाई पूछा था कि अगस्त्य मलाई बायोस्फीयर रिजर्व में कौन कौन से पार्क्स है, तो जो ऐसी चीजें हैं उनको मैं आखिरी दिन के लिए रखता था कि मतलब ये तो याद हो नहीं सकते ज्यादा समय तक, बस पढ़ो इसे एक दिन पहले, ठीक है, अगले दिन इस्तेमाल करो और भूल जाओ, तो वो चीज जरूर आप आइडेंटिफाई करिए कि अच्छा मैं आखिर के 1-2 दिन में क्या पढ़ूंगा, अपनी रिटेंशन कैपेसिटी जाने और उस हिसाब से चीजों को सिंक्रोनाइज कर ले। यस सर। जैसे एयर कंप्रेसर करता है, एक स्टेज में थोड़ा कंप्रेस होगा, दूसरी में थोड़ा और कंप्रेस करेगा, उस तरीके से फाइनली पढ़ते पढ़ते आपके नोट्स भी कंप्रेस हो जाएंगे। यस सर, एकदम। यहां तक मुझे ये समझ में आया पवन कि आप सबसे पहले ये चाहते हैं कोई भी पढ़ाई या कोई भी काम आप कर रहे हैं सबसे पहले उसमें मजा आना चाहिए, इट शुड बी फन, ताकि आपके दिमाग पे वो चीज प्रेशर ना बनाए। यस सर। क्योंकि अगर प्रेशर बनाने वाला है तो कुकर जैसा फट जाने वाला है। एब्सोल्युटली सर, यूपीएससी काफी है टेंशन इंक्रीज करने के लिए, आप खुद की टेंशन मत इंक्रीज करिए, जब एक्चुअली जो आपका कमरा है वही आपकी दुनिया बन जाता है इस प्रिपरेशन के समय, तो कोई एक ऐसी चीज जब आप देखते हैं, मतलब अपने पास आप वो चीजें रखी है अपने कमरे में जो आपको कहीं ना कहीं एक पॉजिटिविटी दे, आपको अच्छा लगे चीजों को देख के, या वो इंस्पिरेशनल कोट्स हो सकते हैं वो, ठीक है, आपको कोई आइडियल है, जैसे मेरे पास महात्मा गांधी की एक बड़ा सा पोस्टर है, तो वो सब आप अपने पास रखेंगे, आपको अच्छा लगेगा, एक फील गुड फैक्टर आता है जिससे कभी भी आप नेगेटिव फील करें, आप लो फील करें, तो आपको कहीं ना कहीं वो एक सपोर्ट देता है वो। आपके 3 अटेम्प्ट्स, तो पवन आप ये बताइए इंटरव्यू में आपसे किस तरीके के सवाल पूछे गए थे, आपका कैसा सेशन रहा था इंटरव्यू? सर मेरा इंटरव्यू थोड़ा हटके था, मतलब नॉर्मली क्या होता है कि डैफ पे होता है या करंट अफेयर्स पे होता है, मेरा मतलब अलग ही ट्रेजेक्टरी पे था, मुझसे मेनली 3 चीजों पे सवाल पूछे गए, पहला था डिफेंस, दूसरा था हेल्थ केयर, और तीसरा था टेक्नोलॉजी, जबकि मतलब मेरा ऐसे कोई डिफेंस या हेल्थ केयर का कोई बैकग्राउंड है नहीं, मतलब आई एम एन इंजीनियर, तो फिर डिफेंस में उन्होंने मुझसे कुछ क्वेश्चन ऐसे पूछे कि अच्छा नंबर ऑफ एयरक्राफ्ट कैरियर्स कितने हैं, नंबर ऑफ सबमरीन्स, न्यूक्लियर सबमरीन्स कितनी है, टाइप्स ऑफ न्यूक्लियर सबमरीन कैसी है, तो मतलब मेरा क्वेश्चन फैक्चुअल काफी हो गया था,
ठीक है, कुछ थे मुझसे हेल्थ के ऊपर उन्होंने पूछे थे, जैसे एक मुझसे पूछा था कि हेल्थ के बारे में कोई रिसेंट स्कीम बताओ आप। तो मैंने आयुष्मान भारत ये सब बताना चालू किया, तो कहते नहीं नहीं रिसेंट आपने नेशनल रूरल हेल्थ मिशन के बारे में नहीं सुना, जबकि उसे 15 साल हो गए थे आई हुए स्कीम को। तो मतलब ऐसे था। तीसरा था सर मुझसे टेक्नोलॉजी में पूछा था, वो थोड़ा फिर भी था कि अच्छा इफ यू आर एन कि हाउ विल यू यूज इंजीनियरिंग नॉलेज टू इम्प्रूव हेल्थ केयर इन इंडिया, ठीक है, और हाउ विल यू मेक विलेजेस स्मार्ट इन इंडिया। तो ये सब सिचुएशन बेस्ड भी थे। तो बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप सब कुछ प्रिपेयर करके जाएंगे इंटरव्यू में, आप डायरेक्ट प्रिपेयर करके जाइए, करंट अफेयर्स प्रिपेयर करके जाएंगे, बट आपको बिल्कुल नहीं पता कि इंटरव्यू किस डायरेक्शन में जाए। कुछ आपसे ट्रिक क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मुझसे एक पूछा था, मतलब आउट ऑफ नोवेयर उन्होंने बोला था कि अच्छा मिस्टर गोयल 2020 इज अ लीप ईयर, ठीक है, सो व्हाट डू वी लीप इन दिस, व्हाई डू वी कॉल इट लीप ईयर एंड नॉट समथिंग एल्स। तो मतलब आउट ऑफ ब्लू ऐसे कुछ क्वेश्चन पूछ लेंगे वो। तो यही है कि मतलब ये प्रिपेयर्ड, ठीक है, क्योंकि कुछ भी आपसे पूछ सकते हैं इंटरव्यू में, इट इज वेरी अनप्रेडिक्टेबल। और यही आपके लिए कि आप कैसे अपना कंपोजर मेंटेन करते हैं, आप अपनी नर्व्स नहीं लूज करते उसमें, वो देखने की कोशिश करते हैं। तो एंड मैं यही कहूंगा सर कि जितना मेंस में आप मार्क्स स्कोर कर सकते हैं आप उतना कीजिए, क्योंकि इंटरव्यू काफी अनप्रेडिक्टेबल सा हो जाता है। तो ये चीज है सर इंटरव्यू के बारे में। So interview is a marshy land. You don't know you swim or you walk. ये सर काफी लोग तो सिंग भी कर जाते हैं। तो Absolutely. फिर मतलब वो मतलब ये सर, क्योंकि मेरे एक फ्रेंड से पूछा था कि अच्छा डू यू बिलीव इन गॉड, तो फिर उसके बाद उसका बोला कि यस, तो फिर एक फॉलो अप क्वेश्चन आता है, अच्छा गिव मी रीजंस टू सपोर्ट एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। तो मतलब आपको पता नहीं अच्छा कि आपके पास क्या आ सकता है इंटरव्यू में, तो आप बहुत यस आसान कहेंगे क्वेश्चन। तो प्रॉब्लम है, नो कहेंगे तो प्रॉब्लम। एग्जैक्टली सर, क्योंकि सेकंड क्वेश्चन अगर वो नो कहता तो आता अच्छा व्हाई डोंट यू बिलीव इन गॉड। आपकी पूरी डिस्कशन से मुझे एक चीज समझ में आई, आप कोई भी काम कर रहे हैं, moral of the story is if you are not having fun, if you are not enjoying the things you are doing, धीरे धीरे वो आपके लिए लेबरसम होंगी, आप फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे और आप एक समय आएगा कि आप हाथ खड़े कर देंगे, आप उसको छोड़ दें। जरूरी है कि आप कोई भी काम उठा रहे हैं, यूपीएससी है, आपका ऑप्शनल है, या फिर कोई भी काम करें, मजा आना चाहिए। इफ यू आर लविंग इट, इफ यू आर हैविंग फन, देन यू विल एक्सेल इन इट, नॉट टुडे, मे बी टुमारो और मे बी डे आफ्टर टुमारो, बट डेफिनेटली यू विल एक्सेल। पॉइंट है कि आप उसको एंजॉय करें, यू एंजॉय द जर्नी। यस सर एब्सोल्युटली, मतलब क्योंकि जर्नी यूपीएससी की बहुत लंबी है, एंड यूपीएससी मोर देन इंटेलिजेंस आपका पेशेंस चेक करता है, आपका एटीट्यूड चेक करता है। और वो आप तभी इतनी सस्टेन कर सकते हैं अपनी प्रिपरेशन जब आप खुश हैं अंदर से, जब आप एंजॉय कर रहे हैं प्रोसेस को। क्योंकि वरना आपको ये एक सजा टाइप लगने लगेगी, अच्छा यार मैं कहाँ पे फंस गया ये। पर अगर आप मजे करके करेंगे तो आपको याद भी ज्यादा लंबे समय तक रहेगा और आपको बर्डन भी नहीं लगेगा, और एंड यू विल बिकम ओनली आईएएस देन। ओके पवन, तो यहाँ पर लेट्स रैप अप द सेशन। पवन से हमने बात की AIR 131, इनकी जो भी चर्चाएं थी आप समझ पाए होंगे, इनने आपके काफी सवालों के जवाब दिए, सोशियोलॉजी के बारे में बात की, कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स की बात की, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू की। ओनली आईज के साथ बने रहिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।